नमस्कार प्यारे साथियों, प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इस प्यारी सी शाम आप सभी के लिए एक प्यारी सी क्लास लगी हुई है और हम यहाँ देख रहे हैं इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। और वहाँ टॉपिक जो हमने लिया है जहाँ से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, वही टॉपिक यहाँ लिया गया है कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है वहीं से कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास। वैसे प्राचीन भारतीय इतिहास से 2-4 ही टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बड़ी मात्रा में पूछे गए हैं अभी तक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी पोर्शन हम कवर करेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास को, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा से बड़े पोर्शन भी हैं। तो ये वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं पूरे YouTube की मैं बात कर रहा हूँ, इतने कम समय में इतना परफेक्ट डेटा आपको कोई नहीं दे सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित। तो इसे क्लास की शुरुआत करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो आपको लगेगा कि हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो अरब हैं, अरबवासी हैं, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। तो भारत पर किनके साथ इनका मुकाबला हुआ है? तो मुकाबला इनका जो हुआ है राजपूतों के साथ हुआ है। अच्छा, राजपूत कौन है? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो राजपूत कौन है? तो राजपूत जो शब्द है ये राजपुत्र का बिगड़ा नाम है। ये बात आप समझ गए। तो राजपुत्र का बिगड़ा नाम क्या है? राजपूत है। अच्छा, राजपूत की जो उत्पत्ति है इनको लेकर सिद्धांत दिए गए हैं। अच्छा, इनको लेकर जो सिद्धांत दिए गए हैं ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिद्धांत क्या दिए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिद्धांत देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है अग्निकुल सिद्धांत। अच्छा, अग्निकुल सिद्धांत क्या है? तो अग्निकुल सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। ये पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बना। अच्छा, राजपूत को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजपूतों ने मुकाबला किससे किया है? अरबों से या फिर तुर्कों से मुकाबला किया है। तो हम इसीलिए पहले राजपूत के बारे में थोड़ी सी बेसिक समझ जरूर बनाएंगे। तो जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति का एक सिद्धांत है अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया था चंद्र बरदाई के द्वारा। ठीक। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो और उसी में इस सिद्धांत को बताया गया। सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत ये कहता है कि वशिष्ठ द्वारा 40 दिन तक माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान में, वहाँ पर यज्ञ किया गया था। अच्छा, यज्ञ क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा था जो ऋषि वशिष्ठ हैं इनको परेशान कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा था, या फिर इनको राक्षसों द्वारा परेशान किया जा रहा था। और इन्होंने यज्ञ किया 40 दिन तक। उसके बाद यज्ञ करने के बाद वहाँ से 3 लोग, पहले 3 का उदय हुआ, जिनमें हम पाल को पढ़ते हैं, प्रतिहार को पढ़ते हैं और राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं। तो इन तीनों का उदय हुआ और इन तीनों के द्वारा उन राक्षसों का या फिर उन दुष्ट आत्माओं का विनाश नहीं किया जा सका। और उसके बाद एक 4 हाथ वाला आदमी का जन्म होता है जिसे चौहान कहा गया है। तो यही चौहान थे। ठीक। तो इस तरह से राजपूत की उत्पत्ति का सिद्धांत जो अग्निकुल सिद्धांत है चंद्र बरदाई द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक सिद्धांत आपको और ध्यान देना है, और ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया गया है कर्नल टाड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल टाड द्वारा दिया गया है। और ये सिद्धांत कौन सा है? विदेशी मूल की अवधारणा। जो विदेशी लेखक है, विदेशी साहित्यकार हैं, वो क्या बताते हैं? तो उनके हिसाब से क्या है कि जो शक हैं ये विदेशी आक्रमणकारी थे और कुषाण हैं ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद यहीं पर आकर बस गए और कुछ समय बाद यही क्या कहलाए थे? तो यही जो है आपकी राजपूत कहलाए हैं। आई होप मेरी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से हमने दो सिद्धांत देखे हैं, एक अग्निकुल सिद्धांत और एक विदेशी मूल की अवधारणा जो कर्नल टाट द्वारा दी गई थी और उधर वाला चंदर बरदाई द्वारा दिया गया था। किस पुस्तक में? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कवर करते हैं जो अरबों का पहला आक्रमण है ये किया गया है 711 में। तो 711 में अरबों का पहला आक्रमण हुआ है और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्लाह द्वारा। मतलब ये है कि अरब आक्रमणकारी कौन था? उसका नाम था उबैदुल्लाह और इसने भारत पर पहला आक्रमण किया है। लेकिन आक्रमण किया रहा था ये असफल आक्रमण था, ये आक्रमण सफल नहीं था। ठीक, और देन उसके कुछ समय बाद फिर से 711 में ही अरबों का दूसरा आक्रमण हुआ और ये भी आक्रमण किया हुआ था, असफल हुआ था। असफल आक्रमण जरूर है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी आक्रमण असफल होता है और ये किसने किया था? तो ये आक्रमण किया गया था वुदैल के द्वारा। ठीक, तो दोनों आक्रमण आप ध्यान रखना, दोनों क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बारी आती है एक सफल आक्रमण की और जो किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर के साथ में। चलिए यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से कहानी क्या है। तो यहाँ पर जो अरबों का है ये है तीसरा आक्रमण। कौन सा है? तीसरा आक्रमण, और इसे हम सफल आक्रमण कहते हैं। तीसरा आक्रमण सफल आक्रमण किसने किया था? तो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है और किसके साथ हुआ है आक्रमण ये? तो ये हुआ है राजा दाहिर के साथ। राजा दाहिर कहाँ के शासक थे? तो राजा दाहिर शासक हैं, सिंध के शासक थे। तो सिंध पर आक्रमण किया गया है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है। अच्छा, इस आक्रमण को एक युद्ध का नाम दिया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। युद्ध का नाम क्या था? रावल का युद्ध कहा जाता है, राजौर का युद्ध कहा जाता है, ब्राह्मणवाद का युद्ध कहा जाता है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के साथ मुकाबला किया है उसे एक युद्ध का नाम दिया गया है। युद्ध कौन सा है? रावल का युद्ध है, राजौर का युद्ध है, ब्राह्मणवाद का युद्ध है। किनके बीच लड़ा गया है? तो मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच? राजा दाहिर के बीच। अच्छा, आक्रमण कब किया गया है? तो इसके पहले दो असफल आक्रमण हुए 711 में और यहाँ पर 712 में एक सफल आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब बात ये आ रही है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम कौन था और इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये सवाल उठ रहा है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है ये कौन है? तो ये अल हज्जाज का सेनापति है। तो अल हज्जाज का सेनापति। अब अल हज्जाज कौन है? तो अल हज्जाज खलीफा थे और खलीफा क्या है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई थी तो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या फिर उसे आगे बढ़ाने वाले को ही खलीफा कहा गया था। हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को आगे ले जाने का काम पैगंबर के बाद कौन कर रहे थे? तो खलीफाओं द्वारा किया जा रहा था, तो खलीफा थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ये भारत किस दर्रे से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम खैबर दर्रे से भारत आया था। ठीक, खैबर दर्रे से भारत आया था। सवाल ये उठता है कि खैबर दर्रा कहाँ है? तो प्यारे साथियों, खैबर दर्रा जो है ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहाँ मिल जाएगी? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य मिल जाएगी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। अच्छा, जो अरब आक्रमणकारी हैं खास करके मोहम्मद बिन कासिम, इनका उद्देश्य क्या था? तो भाई इनका उद्देश्य दो था। एक तो ये कि इस्लाम का प्रचार करना, मतलब जो मुस्लिम धर्म है इसको बढ़ावा देना और साथ में यहाँ से धन को लूटना। आई होप यहाँ तक कि आप सभी बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसी आक्रमण के बारे में कुछ और जानकारियाँ। पहली बात तो ये कि जो आक्रमण है या फिर युद्ध है इसका कारण क्या था। अगर आप कारण समझ जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अच्छा, कारण क्या था? तो एक देश है सिलोन। सिलोन एक देश है। कौन सा देश है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया कि जो सिलोन है ये क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम। अच्छा, श्रीलंका के राजा थे और श्रीलंका के जो राजा हैं या फिर सिलोन के राजा ने
अल हज्जाज के लिए उपहार भेजा था। और अल हज्जाज के लिए उपहार भेजा था, तो अगर हम समझे थोड़ा सा मैप से, तो थोड़ा से हम ड्रा कर रहे हैं मैप। अगर आप देखेंगे आप श्रीलंका हो जाएगा और यहाँ पर आपका अरब हो जाएगा, ठीक। और जहाँ के शासक कौन है आपके, या फिर खलीफा कौन है आपके, अल हज्जाज। यहाँ के जो राजा थे इन्होंने उपहार भेजा है, और इसके किसके लिए, अल हज्जाज के लिए। ये उपहार नाव द्वारा समुद्र रास्ते से होते हुए इस तरह से जा रहा था, और यहीं पड़ जाएगा आपका सिंध पाकिस्तान में। और यहीं पर एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह के पास कुछ समुद्री लुटेरे आए और ये खजाना लूट लेते हैं। और देवल बंदरगाह जो क्षेत्र था ये राजा दाहिर के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो अल हज्जाज को ऐसा लगा कि ये खजाना शायद राजा दाहिर के द्वारा ही लूटा गया है, और इसीलिए जो है यहाँ पर आक्रमण या फिर युद्ध का प्लान बनाया गया था अल हज्जाज के द्वारा। और वो स्वयं नहीं आया, उसने अपने सेनापति को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसे भेजा था, ठीक। तो यहाँ वही कहानी लिखी है कि रास्ते में जो देवल बंदरगाह है के पास समुद्री लुटेरों से लूट लिया था, और राजा दाहिर के क्षेत्र में ये बंदरगाह आता था, और अल हज्जाज को लगा कि दाहिर का इसमें हाथ है, और उसने आक्रमण करने की भारत पर सोच ली, और सेनापति, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसको भारत भेजा गया। यहाँ तक की बातें आप अच्छे से समझ जरूर गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि युद्ध के बाद क्या हुआ। अच्छा, युद्ध के बाद कंडीशन ये बनी थी कि आपको पता भी होगा कि राजा दाहिर की पराजय होती है, वो हार जाते हैं, और योद्धा राजा दाहिर सम्मान के साथ पराजित होते हैं, क्योंकि इनको बंदी बनाया जाता है और इनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई या तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए, और या फिर अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। तो या तो इस्लाम या तो मृत, दोनों में से एक का आपको चयन करना है। और वीर योद्धा राजा दाहिर ने मृत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है। ये राजपूत हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ये इनकी खासियत रही है। और राजपूत जो थे, ये पूरा का पूरा परिवार विनाश हो जाता था इनका युद्ध में, लेकिन ये किसी के सामने झुके नहीं हैं। सर कटाना इन्हें पसंद था, लेकिन सर झुकाना इन्हें पसंद नहीं आया था। ये राजपूत शासक है। इनके बारे में कुछ लाइनें कही जाती हैं, जिनमें से एक लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है और जो मुझे बहुत ही पसंद आती है। चिंता को तलवार की नोक पर रखें, वो है राजपूत। चिंता को तलवार की नोक पर रख दें, वो है राजपूत। रेत की नाव को लेकर समंदर से शर्त लगाएं, ये है राजपूत। और जिसका सर कटे और धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, ये है राजपूत। राजपूतों के बारे में, इनकी वीरताओं के किस्से बहुत पुराने हैं, बहुत सारे किस्से इनके हैं, ठीक। तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, सर कटवाया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो युद्ध के बाद इनकी पत्नी का नाम था रानी बाई, और रानी बाई ने जौहर का पालन किया था, जौहर प्रथा का पालन किया था। मतलब ये है कि स्वयं आग में कूद कर इन्होंने अपनी जान दे दी थी। ये थी रानी बाई, उनकी पत्नी थी, और इनकी दो पुत्रियां थीं, जिनमें एक का नाम था शूरबाला और एक का नाम था परिमला। दो पुत्रियां थीं, और इन्हें बंदी बनाकर अरब ले जाया गया था। किसके द्वारा? अल हज्जाज के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, युद्ध के बाद क्या हुआ था। तो भारत में कुछ प्रभाव देखे गए थे, जिनमें से कहा जाता है कि भारत में जो खजूर की खेती है वह ऊंट पालन है, अरबों की देन है, ऐसा कहा जाता है। और भारत में एक बड़ा प्रभाव जो जजिया कर है, ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था, जो गैर मुस्लिम हैं इनसे लिया जाता था। तो जो गैर मुसलमान हैं उनसे यह कर लिया जाता था। मतलब सीधा सीधा ये है कि एक हिसाब से प्रेरित किया जा रहा है कि आप मुसलमान धर्म में शामिल हो जाइए इस कर से बचने के लिए, क्योंकि जो मुसलमान नहीं थे वही इस टैक्स को देते थे, ठीक। और इस टैक्स को जो जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये ब्राह्मण और विधवा विकलांग को छोड़कर इनसे नहीं लिया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो जजिया लगाया गया है, ये ब्राह्मण विधवा विकलांग से नहीं लिया गया था। ध्यान रखना है, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला है,
ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणों से भी जजिया किसने लिया है? फिरोज तुगलक ने। और अकबर आते हैं और अकबर क्या करते हैं कि इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त किसने कर दिया था? अकबर ने। और उसके बाद अकबर के बाद जो शासक आते हैं, इनके पुत्र जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं और फिर आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू कर देते हैं। ये कहानी है जजिया कर की, माइंड में हम जरूर रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक। अच्छा है, एक बात आपको और याद रखना है, जो सिंध विजय है, राजा दाहिर की जो पराजय है, मोहम्मद बिन कासिम की जो जीत है, इसे सिंध विजय के नाम से जाना जाता है। और सिंध विजय की जानकारी जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई है, ये कहाँ से मिलती है? तो भाई ये मिलती है चचनामा से। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके लेखक कौन है? हालांकि इसके लेखक आप ढूंढेंगे तो लेखक लगभग अज्ञात है, लेकिन कहीं कहीं अली अहमद का जिक्र जरूर होता है। तो याद रखिएगा, ये क्लास हमने आपके लिए दी है अरब आक्रमणकारी के ऊपर, ठीक है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे हम कवर करेंगे जो तुर्क आक्रमणकारी, जिनमें मोहम्मद गौरी वगैरह भारत आते हैं, ठीक है, या फिर गजनवी वगैरह भारत आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये क्लास आपकी द एंड होती है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और डेटा परफेक्ट आपको देने वाला हूँ। लगातार बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ओके। तो चलिए गाइस, वैसे क्लास का अंत हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे लिए एक प्यारा सा सुझाव आप देके जाइएगा और एक प्यारा सा लाइक भी आप छोड़ के जाइएगा, ओके। चलिए मिलेंगे फिर आप सभी से नेक्स्ट। तब तक लिए आप सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, जय हिंद और शुभ रात्रि।